करते हैं या रोज़गार नहीं है। मैं कह रहा हूँ रोज़गार नहीं है, बहुत अच्छी बात है, उस पर फोकस न करें, आप खुद का रोज़गार जनरेट करें और लोगों को खुद रोज़गार दें, उससे बेहतर कुछ शायद नहीं हो पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक गौतम अपने केजीएफ एक्वाकल्चर फार्म पर फार्मिंग टूर चैनल वालों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। पिछले 3 साल से मैं फ़िश फार्मिंग में डेडिकेटेडली काम कर रहा हूं और तकरीबन 60 एकड़ मेरा वाटर बॉडी है और इस पूरी जर्नी को मैं आज आपके साथ साझा करूंगा। जो भी मैंने अप्स एंड डाउन्स इस पूरे 3 साल के कल्चर में सीखा है, समझा है और जो मेरी गलतियां खुद मैंने करी हैं वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। सबसे पहले सर मैं आपको बताऊं, मेरी स्कूलिंग केवी तुगलकाबाद से हुई है, केंद्रीय विद्यालय जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वहाँ से मैंने 12th से साइंस से मैंने ग्रेजुएशन करी। आफ्टर दैट मैंने बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। उसके बाद 2018 में मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी मास कॉम से ही। उसके बाद मेरे पे 2 रास्ते थे, या तो मैं कंपटीशन एग्जाम के थ्रू तैयारी करूं या फिर मैं मास कॉम की इसी फील्ड में अपना परस्यू करूं, इवन वेदर एंकर, एज न्यूज़ रिपोर्टर, वट एवर इट मे बी। और बट मैंने इस चीज़ों को छोड़ते हुए मैंने अपने जो मेरी घर पे जो चीज़ चल रही है एज अ गवर्नमेंट जॉब को लेते हुए मैंने गवर्नमेंट जॉब की कंपटीशन एग्जाम की तैयारियां करी। उसके बाद सर तकरीबन मैंने अपने वहाँ से 1.5 से 2 साल, मोटा 2 साल मैंने उसको दिया। उसको देने के बाद मैंने 4 गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर भी करे, जिसमें कि आपका एक दिल्ली पुलिस था, यूपी पुलिस रहा, उसके बाद एनटीपीसी रेलवे में रहा। आफ्टर दैट मैंने यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम क्लियर करा। इन चारों एग्ज़ाम को देने के बाद हाँ, मेरे घर वालों को एक शॉर्टी ये हो गई थी कि ये चीज़ों में या फिर किसी चीज़ को अगर आप पैशनली कर रहे हो या फिर कर रहे हो तो मैं उसमें रिजल्ट दे पा रहा हूँ उन्हें। उसी दौरान मैं जब बीच में एग्ज़ाम्स के बीच में ही मैंने खुद के एरिया में तकरीबन 2 एकड़ के आसपास अपनी जगह को 10 बीघा जिसको हम कहते हैं, 10 बीघा में मैंने नॉर्मल 2 पॉइंट डिग करवाए जेसीबी के थ्रू। और उसमें तकरीबन मैंने 75,000 और 1 लाख, हाँ 1 लाख एक डब्बे मतलब एक उसमें तालाब में, और 75,000 मतलब तकरीबन 2 लाख के आसपास मैंने सीड मंगाया। और सीड को तकरीबन नॉर्मल ध्यान देते हुए, मैं उस पर प्रेजेंट नहीं था, मैंने एक बंदा अपॉइंट कर रखा था जो कि इस काम को देखता था, फीड वगैरह डालने का, वो सारे काम करता था। उस सब को देखते बाद जब मैंने उसमें नेटिंग करवाई देखा तो मुझे उसमें रिजल्ट नहीं मिला। इवन देखते हुए शौक हुआ, एक पल को मुझे लगा कि इस बिज़नेस को छोड़ते हुए मुझे किसी और पे ध्यान देना पड़ेगा। पर मैंने फिर एक चीज़ ये भी देखी, अगर मैं इस पर ध्यान देता हूँ कि कमियाँ कहाँ रही हैं तो मैं शायद इसको सॉर्ट आउट कर और बेहतर कर सकता हूँ। उसके बाद सबसे पहले फिर मैंने सीफा गया। मैं सीफा के बारे में मुझे पता कैसे लगा, सीफा के बारे में मुझे पता लगा कि एक्चुअली जैसे कि न्यूज़ लेटर वगैरह जो आते हैं उसमें सीफा फिश के बारे में बहुत ऑनलाइन सब कुछ बताया गया था कि उसके पंपलेट्स वगैरह आते थे, ऑनलाइन चीज़ थी। तो उसकी एक मैंने ट्रेनिंग मॉड्यूल देखा जिसमें डिजीज़ एंड मैनेजमेंट था। डिजीज़ मैनेजमेंट के अंतर्गत मैंने सारी डिजीज़ देखी। फिर मुझे ये समझ आया कि इन डिजीज़ की जो चीज़ें हैं ये मुझे अपने फार्म पर नहीं, पर जो लोग मेरे फार्म पे आते थे उन्होंने मुझे बताया कि सर मेरे मछली ये बीमारी, फोटोज़ मेरे पे आते थे, फोटोज़ मेरे पे थे, फोटो को देखा, उससे मैच करा तो कुछ मेजर डिजीज़ हैं जो कि आपकी आईएमसी और कैटफिश वगैरह में आती है। उसको सीखने के बाद फिर आफ्टर दैट मैंने न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग ली। न्यूट्रिशन ट्रेनिंग तो समझा कि मछली का फीड क्या है, और ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी कंपनी से लेना है स्टार्टिंग फेज़ में। कंपनी आप जाइए, कंपनी कोई मना नहीं कर रही है, पर आपका एक पॉकेट, आपकी बजट आपको अलाउ कर पा रहा है। तो फिर मैंने देखा जो कि लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल से मैं जो फीड तैयार कर पा रहा हूँ उसका रिजल्ट वाकई बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने उसी तरीके से उसके बाद एक छोटा सा, बहुत ही एज अ मिनिमल लेवल पे तकरीबन 100 kg का पर आवर का मैंने एज अ फीड प्लांट लगाया, जिसमें फ्लोटिंग, सिंकिंग और वट एवर इट मे बी परसेंटेज मैं अपना कैलकुलेशन करने के बाद उसे फीड बनाता। और उसमें जो मैं मटेरियल ले रहा हूँ उसमें जैसे आपका गेहूँ है, उसमें मक्का है, आपका सरसों की खल है, आपका चावल है, आपका सोयाबीन है, आपका नॉन वेज के लिए मैं फ़िश मील ले रहा हूँ, ब्लड मील लेता हूँ 30% कुछ परसेंट के हिसाब से, और फिश ऑयल भी डालता हूँ। ये सारी चीज़ों से मैं फीड बनाना सीखा मैंने। उसके बाद सर मैंने सब चीज़ सीखने के बाद मैंने कहा यार मैं फीड बना पा रहा हूँ, मैं डिजीज़ देख पा रहा हूँ, पर फिर भी जो मेन जो मुद्दा है कि मेरे को सीड का जो है वो सही नहीं मिल पा रहा है। आप फीड खिला पा रहे हैं, सीड खिला पा रहे हैं, पर कहते ना कि जो कमज़ोर बच्चा है उसको आप कितना भी खिला लें वो पहलवान ही नहीं कर पाएगा। तो मैंने सोचा कि उस चीज़ के लिए हमें हैचरी की ज़रूरत पड़ेगी। हैचरी के लिए फिर मैंने बनाने से पहले मैंने ब्रीडिंग की ट्रेनिंग सीखी। मैंने एक ट्रेनिंग आपके वेस्ट बंगाल में सीखी सीफा के थ्रू ही, जहाँ मैंने आईएमसी पूरी ब्रीडिंग सीखी। उसके बाद फिर मैंने कैटफिश एंड मरल की ट्रेनिंग भुवनेश्वर में सीखी। तीनों ब्रीडिंग सीखने के बाद फिर मैंने हैचरी के तरफ ध्यान दिया और लास्ट ईयर मैंने एज अ हैचरी अपनी कंप्लीट करी। उसमें फिर जैसे कि आप जो देख पा रहे हैं इसमें तकरीबन 12.5 या 10 से 12, 12.5 के आसपास जो इतना ही बच्चा था जो मैंने अपने पास बनाया था, फिंगर साइज भी था उसमें, स्मॉल भी था, वो सारा मैंने इसमें डाला। इसमें मरल भी है, इसमें फंगेशियस भी है, इसमें आईएमसी भी है। वो सारा जो सीड था मैंने अपने फार्म से लाया। फंगेशियस की ट्रेनिंग भी ली मैंने। सब कुछ ट्रेनिंग लेने के बाद फिर मैंने ब्रीडिंग का काम किया। उसके बाद मैंने अपने ही फार्म से जिन लोगों को मैंने अपना सीड प्रोवाइड किया है,
फीड प्रोवाइड किया है, डिजीज़ में पूरी हेल्प जितनी मैं कर पा रहा हूँ, उनसे जो किसान मारे हुए थे, गिरे हुए थे, जो लोगों के साथ फ्रॉड हुए थे, वो सारी चीज़ों को बेहतर होकर वो अच्छी फार्मिंग अभी कर पा रहे हैं। और धीरे 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 मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है अब हर चीज़ करने का ना, ये है कि मान लो आप 100 मीटर दौड़ रहे हो, आपको फिनिशिंग पॉइंट आपका फाइनल डेस्टिनेशन है, या फिर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मेरी डेस्टिनेशन है। मेरा ये है डेस्टिनेशन कि मैं अपने एरिया में लोगों को ये बता पाऊँ कि अगर आपको सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम ही जनरेट करना है तो उसके रास्ते और भी बहुत अलग अलग हैं। जो मेरे आसपास में जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं, जिन्होंने मैंने बताया भी है, उसमें से कुछ फार्मर्स एक्चुअली मेरी बात से समझे भी हैं और मेरी बात से कन्विंस होने के बाद उन्होंने फिश फार्मिंग स्टार्ट भी करी है। और ऐसी बात नहीं है कि उनको रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिले हैं, कुछ मेरे रिलेटिव्स भी उसके अंदर आए हैं। उनको बताने का मेन क्या है, आपकी गाइडेंस हो, आपका मैनेजमेंट अच्छा हो, आपका सीड फीड एंड आपका डिजीज मैनेजमेंट, और उसके ओवरऑल के बाद आपके पास ये चीज़ पैकेज तैयार है तो आप किसी भी मंडी में जाइए, आपको वहाँ पर इज्जत पैसा 100% मिलना है। अगर आपका साइज़ अच्छा नहीं है, मछली के ऊपर शाइन अच्छी नहीं है, आपकी मछली का पेट खा लिया, फिर कमज़ोर दिख रही है, उसका वेट नहीं है, या लंबे टाइम में अगर मछली तो आप भी बड़ा ही कर लोगे मानता हूँ, पर उसको लग रहा है टाइम 1.5 साल, और किसी को लग रहा है 1 साल, किसी को लग रहा है 6 महीने, तो सब टाइम फ्रेम का काम है। उसी टाइम पे उतना पैसा दूसरे को उस जगह से फालतू मिल रहा है। और अगर फार्मिंग से इसको दोनों को साथ में देखते हैं तो इस चीज़ में आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं इन कंपेरिजन विथ फार्मिंग। फार्मिंग बुरी नहीं है, पर डिपेंडिंग अपॉन योर विच क्रॉप यू आर कल्टिवेटिंग, एंड आफ्टर दैट मोर और लेस एट द एंड ऑफ द डे वी आर फोकसिंग ऑन मनी। हम मनी किससे जनरेट कितना अच्छा कर पा रहे हैं। अगर मनी आपको दिख रहा है, चीज़ें दिख पा रही हैं, आपको अच्छी दिख पा रही हैं, और जैसे मैंने एक बार और मेंशन करी कि जैसे मैं दूसरों का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो मैं कर पा रहा हूँ, उससे चीज़ें का बेहतरपन तो ये दिख रहा है कि अगर मान लो मेरे पास 20 बंदे हैं, 20 बंदे मेरे पास काम कर रहे हैं, तो तकरीबन 100 बंदों की नज़र में ये है कि इस फिश फार्मिंग के ऊपर वो ध्यान देंगे, चीज़ों को समझेंगे। ऐसी बात नहीं है, मेरे फार्म पे तकरीबन ऑन एवरेज 3 से 4 लोग रोज़ मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि भैया फिश फार्मिंग कैसे करनी है, इसमें लॉस अप्स डाउन्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या क्या है, गवर्नमेंट की कितनी हेल्प है। तो जितनी चीज़ें मेरे पास हैं उनके साथ साथ मैं उन्हें चीज़ें और बेहतर बताता रहूँ, जिससे कि वो चीज़ें बहुत अच्छी समझ पाएँ, उनको एक प्रोत्साहन मिले। वो इस बात को बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि एज अ मैं कोई सीफा से चीज़ सीखा हूँ तो मैं सीफा का एक ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं उस चीज़ों को, अब हर बंदा सीफा नहीं जा सक पा रहा है, पर वो जो चीज़ें मैंने सारी सीखी हैं, जो मेरे अंदर इनबिल्ट है, मैं उनको लोगों के ऊपर फ्री में लोगों को दे सकूँ। जिससे ये है कि वो जो सीखेंगे मेरे थ्रू, उनको ये क्या कि जो उनका लॉस है, जो मैंने झेला है, जो दिक्कत है, परेशानी, जो टेंशन है, आप पैसा लगा रहे हो, आपको नहीं मिल रहा, आपका मछली मर रहा है, आपका जो टेंशन आएगी, वो चीज़ों को कम कर पा रहा हूँ उनके साथ में। और धीरे धीरे यही है मेरा कि, और मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, मेरा ऑब्जेक्टिव पैसे को लेकर के नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं जितने भी नए लोग जोड़ पाऊँ इस फील्ड में, उतना मेरे लिए बेहतर है। इसलिए मैं हैचरी की स्थापना से, मतलब हैचरी बनाने के बाद उससे बहुत खुश भी हूँ, और धीरे धीरे मुझे रिजल्ट मिल भी रहा है। जितने भी लोग मुझसे आते हैं, वो जो भी फार्म मेरे पास एक बार आ रहा है, वो मेरे पास सीड कंटिन्यू ले पा रहा है। अब बहुत सारे भाई ये सोच रहे होंगे कि अगर मेरे पास 4 जॉब थी तो मैं इस लाइन में क्यों आया, मैं क्यों पानी में, मिट्टी में, धूल में, मतलब इस सब एसी की ज़िंदगी को छोड़ करके अपने गाँव की ज़िंदगी में जी रहा हूँ, उसका सब कुछ रीज़न पूछेंगे। देखो, सबसे मेन चीज़ ये है कि मैंने जैसे पहले बताया कि एम्प्लॉयमेंट खुद करना, मतलब कहीं किसी के पास एज अ नौकरी या जॉब करना, और खुद लोगों को जॉब प्रोवाइड करना, उसके साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल को अच्छी तरीके से जीना, दोनों में बहुत अंतर है। अगर चीज़ें समझी जाए तो मैं मानता हूँ, चलिए ठीक है कि आज मैं जॉब कर रहा हूँ, मैंने जॉब पकड़ी होती, कोई एक जॉब पकड़ी होती, 60 साल बाद मुझे रिटायरमेंट लेना पड़ता। आफ्टर दैट जो मेरे बच्चे हैं, कोई भी है, मतलब बच्चा या फिर मेरे घर में जो भी चीज़ है, उसको दोबारा कहाँ से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, सेम सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई करके धक्के खाने वाली ज़िंदगी से। पर अगर मैं ज़िंदगी को आज मैं मानता हूँ कि मैं इस फिश फार्मिंग में चीज़ें, मैंने 70 लाख बताया, मैं लोग 70 लाख भी छोड़ता हूँ, तो मेरे जो अगला जनरेशन या मेरी जो भी पीढ़ी स्टार्ट करेगी, ऑब्वियस सी बात है 70 लाख प्लस करेगी, क्योंकि 70 लाख तो मैंने सेटअप कर दिया उनके लिए कि अगर हम साल को करें तो वही चीज़ है कि आप ना सीढ़ी नीचे से दोबारा ऊपर चढ़ने वाली बात है, और कोई छत से दोबारा ऊपर मंजिल पर चढ़ने की बात है। डिपेंड कर रहा है कि आप किस सीढ़ी को किस तरीके से कुछ समझना चाह रहे हैं। रिस्क भी है, मज़ा भी है, पैसा भी है, पर मेन चीज़ क्या है, आपको काम से पैशन होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो मैंने पैसा कमा लिया, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं आज भी उसी दिन की तरह, जैसे पहले दिन तालाब में था, अपने फार्म पे था, उसी दिन मैं आज भी वैसा रहता हूँ। ज़िंदगी थोड़ी बिजी ज़रूर रहती है, पर हाँ, चीज़ों करने के बाद जो रात में सुकून है, उससे बेहतर चीज़ शायद कोई नहीं चीज़ नहीं होगी जो आपको नौकरी में मिल पाएगी। अब जैसे कि लोग बात करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर आपको कितना आ रहा है, कितना नहीं आ पा रहा है। देखिए सर, तकरीबन जैसे बताया आपको, 16 बंदे मेरे पास हैं काम में, और इस साल, मतलब इस महीने ही, नेक्स्ट 10-15 दिन में अभी 4 बंदे और मैं हायर करके, मतलब टोटल 20 बंदे मेरे पास रहेंगे इस पूरे मैनेजमेंट को देखने के लिए। ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूँ तो सब कुछ करने के बाद, उनको देने के बाद, सैलरीज देने के बाद भी मैं
40 से 50% रेशियो मार्जिन में हमेशा प्रॉफिट में रहता हूँ। और अगर मैं जैसे आपने एक सवाल भी किया था मुझसे कि पूरे ओवरऑल साल में क्या क्या चीज़ें थी, अब अगर मैं अपना फीड का लगाऊँ, अपना सीड बेचने का लगाऊँ और अपनी फ़िश हार्वेस्ट करने के बाद बेचने का लगाऊँ, तो मैंने पूरी चीज़ों को लगाने के बाद मैं तकरीबन 70 लाख रुपए इस पूरे फ़िश फार्मिंग से मैंने जनरेट कर पाए थे। इन द एंड मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ और फार्मिंग टून चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, जिससे मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ मैं अपनी बातें साझा कर सकूँ। और मुझे लगता है कि क्या पता जो मेरा भाई सुन रहा है उसकी सोच, उसका पैशन शायद मेरे से मिलता जुलता हो और चीज़ों को मैं उसके लिए और बेहतर कर पाऊँ। और जो परेशानियाँ शायद मुझे हुई हैं, वही वाली बात, जो परेशानियाँ मैंने झेली हैं, उस परेशानी को न झेलते हुए वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म से उठ करके एक नया बिजनेस कर पाए। और सबसे बड़ी बात है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हम बात करते हैं, रोज़गार नहीं है, मैं कह रहा हूँ रोज़गार नहीं है, बहुत अच्छी बात है, उस पर फोकस न करें। आप खुद का रोज़गार जनरेट करें और लोगों को खुद रोज़गार दें, उससे बेहतर कुछ शायद नहीं हो पाएगा।